वेलकम इन न्यू क्लास एंड न्यू टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है डिस्कस करने का, ज्योग्राफी की ही हम सब्जेक्ट डेवलपमेंट की तरफ काम कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोइल ऑफ इंडिया। सोइल ऑफ इंडिया, इंडिया में हम क्या देखेंगे, हम मेजर सोइल कौन कौन सी है, उसके टाइप्स कौन कौन सी है वो देखेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी है वो देखेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है एंड उसका कंजर्वेशन जो है या कंजर्वेशन को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो सोइल ऑफ इंडिया के वो लेकर के जो मेजर क्वेश्चंस बनते हैं उसके जो है 4 पार्ट्स आप जाए, उसका टाइप क्या है, उसका कंजर्वेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, तो आज हम यही से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसका सोइल क्या है, उसका डेफिनेशन अप्रोच क्या है। सोइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ that supports plant life and is composed of the organic matter, minerals and living organisms। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो इसका जो अपर मोस्ट पार्ट होगा यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा अपर मोस्ट, ये सोइल टेक्सचर या सोइल कंपोजिशन बनाता है। इसमें कौन कौन चीजें, ये जो है ये ग्रोथ करता है, किसका ग्रोथ करता है, किसका, प्लांट एंड ह्यूमन, या हम कह सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट को क्या करेगा, इन्वायरमेंट की ग्रोथ करेगा। ठीक है, इस अपर मोस्ट पार्ट में आता क्या क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर जैसे मान लीजिए कोई फॉसिल फ्यूल्स हैं, या कई बार आप देखिएगा जो आपका वेजिटेशन है, वेजिटेशन के पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, वो गल सड़ करके ऊपर जो है मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है ना, मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स होंगे, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मिनरल्स हैं। फिर आप समझिएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये वाले, ठीक है, इन सब को मिलाकर के जो ये अपर मोस्ट पार्ट पड़ेगा इसे हम कहते हैं सोइल कंपोजिशन। ठीक है ना, तो एक बात आपको ध्यान से समझ में कि यहाँ मिली कि सोइल कंपोजिशन में कौन कौन सी शामिल होती है, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट वाइटल फॉर एग्रीकल्चर, लैंड यूज एंड इन्वायरमेंट। ठीक है ना, विदाउट मिट्टी इंसान की कहानी नहीं हो सकती। यानी कि जो भी मानवीय सभ्यता का उद्भव हुआ है, मानवीय सभ्यता का आपका जो है विकास हुआ है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो किसका देखने को मिलता है, सोइल का हुआ है। ठीक है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सोइल फॉर्मेशन, सोइल फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार है। सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट रॉक्स, पेरेंट रॉक्स, क्लाइमेट एंड टाइम, ये तीन जो है किसी भी रीजन की सोइल टेक्सचर को या किसी भी रीजन के सोइल कंपोजिशन को एक महत्वपूर्ण स्वरूप में या फॉर्म में ढालते हैं। पेरेंट रॉक्स कैसे डालता है, देखिए अगर कोई जगह या कोई भी रीजन के अंदर वहाँ की जो रॉक है, चट्टान है, वो बहुत ज़्यादा कठोर होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगी, तो मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया में भी समय लगेगा। मिट्टी कैसे बन रही है, मिट्टी किस आकार की यानी किस साइज की बन रही है, उसमें भी उस बात में भी डिपेंडेंसी होगी। क्लाइमेट, अगर भाई कोई ठंडे इलाके का क्षेत्र है तो मिट्टी बनने की प्रक्रिया कुछ अलग होगी, गर्म इलाके का क्षेत्र है तो कुछ अलग होगी। और टाइम एक ड्यूरेशन चाहिए होता है किसी भी फॉर्म को बनने के लिए। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ सोइल फॉर्मेशन कौन से हैं, पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड टाइम। ठीक है, ये थोड़ा एक एलिवेशन चीजों को देखिएगा। बेसिकली होता क्या है, जैसे ही कोई नदी, जैसे ये आपका एलिवेशन है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही कोई नदी मैदान में उतरती है तो अभी होता क्या है कि ये पहाड़ी है, ये फुट हिल्स है, क्या ना, ये क्या है, फुट हिल्स है। यानी कि जैसे ही कोई नदी जो है वो पहाड़ों से मैदानी भाग में आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला जो रीजन बनेगा उसे बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं,
भाबर प्रदेश, है ना, या BHABAR, भाबर रीजन। भाबर का मतलब क्या है कि आपने कई बार देखा होगा जैसे ही पहाड़ों से हम नीचे उतरते हैं तो कुछ कंकड़ पत्थर आकार के नीचे फुटहिल्स में बिछे होते हैं, नदियाँ उसमें चली जाती हैं, नदियों का पानी जो है उनके अंदर से होकर के बहता है। अब वो मिट्टी जो है वो खेती करने के लिए उपयोगी नहीं होगी, ठीक है, लेकिन फुट हिल्स में क्या है, इसका एक अपना महत्व है। यानी कि जैसे जब जो आपका पानी होगा या जो फ्लो होगा वो हो सकता है जो रोक होगा ऊपर उसके नीचे चला जाए, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कोई रिवर जो है वो बह रही है और अचानक से रिवर यहाँ गायब हो गई क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं, और फिर एक टाइम के बाद में फिर वो रिवर जो है वो बहना स्टार्ट करती है। तो इसका मतलब क्या जो ये जो रीजन है, यानी ये जो एरिया है, इसे बोलते हैं भाबर। और जैसे ही दोबारा से रिवर प्रकट होती है उसे बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई रीजन, ठीक है। तो आप समझिए कि भाबर के जस्ट साउथ में, यानी कि ये जो रीजन है आपका, ये वाला रीजन भाबर के जस्ट साउथ में, जहाँ नदियां दोबारा से पूर्ण आकार में आती है, इसे क्या कहते हैं? तराई रीजन बोलते हैं। पहले भाबर फिर तराई, तराई के बाद में नदी आगे बढ़ती है। अब कोई भी नदी आप समझिएगा, कोई भी नदी है ऐसे, ठीक है, वो फ्लो कर रही है। तो इस फ्लो में एक दो बातें बहुत जरूरी होती है ध्यान रखने वाली, वो ये कि इस रिवर में इसके साथ में सेडिमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, और ये सेडिमेंट्स जो है ये कहीं पर इसे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर, यानी बिछा रही है। तो जब ये नदी अपने इस किनारे पर, यानी इस किनारे पर इन सेडिमेंट्स का बिछाव करती है, तो इसे बोलते हैं, इस रीजन को बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर प्रदेश, है ना, या खादर रीजन। और जैसे ही कि खादर रीजन, जैसे मान लीजिए कंटिन्यू फॉर्म में रिवर्स में फ्लो आ रहा है, और अब सेडिमेंट्स जो है वो नया सेडिमेंट है बिछ रहा है, और पुराने वाला सेडिमेंट है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, यानी वो जगह थोड़ी ऊंची हो गई है। तो ये जो शिफ्ट हुआ पार्ट है इसे बोलते हैं बांगर, बांगर रीजन या बांगर क्षेत्र। जैसे आप समझिएगा, जैसे ही रिवर आपका पहाड़ों से नीचे उतरी, उसके फुट हिल्स में भाबर, ठीक है ना, भाबर से जस्ट नीचे आएगा एरिया आपका तराई, और तराई से जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो पहला जो रीजन बनेगा खादर, और जो पुराना होगा वो बांगर, ठीक है ना। बांगर जो होगा आउटसाइड फ्लड प्लेन होगा, और खादर होगा विद इन फ्लड प्लेन होगा, ठीक है ना। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, इन तीनों चारों रीजन में कौन से में आपको न्यू एलिवल सोइल या न्यू सोइल देखने को मिलेगी, या आपको नया मिट्टी देखने को मिलेगा? बताइएगा आप लोग। हाँ, नया जो मिट्टी है वो कौन से देखने को मिलेगा? खादर रीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर मिट्टी का तुरंत बिछाव हो रहा है, ठीक है। तो ये एक आपको फिगर, ये ज्योग्राफिकली आपको ये समझना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडियन सोइल्स। Classification of the Indian soil. India has a diverse range of the soil due to variation in the climate, geology and vegetation. Major type alluvial soil, black, red, laterite, arid, forest soil. ठीक है, इसमें हम आपको आगे का मैप दिखाते हैं, देखिएगा, ये आपको मैप समझिएगा। इसमें इंडिया की मेजर सोइल्स है। हमारा जो ये वाला पहाड़, यानी कि ये वाला रीजन है, ये हमारा कौन सा रीजन आपका? ये हिमालयी रीजन है। कौन सा रीजन आपका? हिमालयी रीजन है। तो इस हिमालय रीजन में यहां पर कौन सी मिट्टी होगी? माउंटेन सोइल होगी, ठीक है। कौन सी रीजन मिट्टी होगी? माउंटेन सोइल होगी। इसके बाद में ये जो दूसरा रीजन है, ये वाला, ये रीजन, ये जो है रिवर्स जहां पर फ्लो कर, गंगा यमुना का दबाव खास करके, यहां पर एलिवल सोइल होगी। कौन सी होगी? क्योंकि जैसे ही नदियां जो है वो पहाड़ों से नीचे उतरती है तो अपने साथ जो है अवसाद लेकर के आती है, ठीक है ना। तो ये आपका एलिवल सोइल होगा। जस्ट उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये वाला रीजन आपका अपर मध्य प्रदेश वाला रीजन, फिर आपका महाराष्ट्र वाला रीजन, ये वाला जो रीजन रहेगा, यहाँ पर आपका ब्लैक सोइल देखने को मिलेगी। आपको ब्लैक सोइल का सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ मिलेगा आपको? तो ब्लैक सोइल मिलेगा महाराष्ट्र में,
ठीक है ना, कहाँ मिलेगा आपका, महाराष्ट्र में। इसके बाद में साउथ में ये रीजन जो है आपका, ये वाला रीजन प्रॉपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो पेनिनसुलर इंडिया है उसके आउटर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा वो है रेड और येलो सोइल। कौन सी मिलेगी, रेड और येलो सोइल। और आपका फार वेस्ट में जो थार का रीजन है वहां आपको मिलेगा एरिड सोइल, ठीक है ना, कौन सा मिलेगा, एरिड सोइल। ये इसका क्लासिफिकेशन है। एलुवियल सोइल डिस्ट्रीब्यूशंस found along river basins such type of Ganga, Yamuna, Brahmaputra and Godavari. Characteristics are rich in nutrients, suitable for agriculture, rice, wheat and sugarcane. ठीक है ना। सब टाइप में आपका बांगर, बांगर हमने आपको बताया था ये ओल्डर एल्यूवल है, जो जैसे कोई रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, मान लीजिए इस फ्लो के वजह से जो सेडिमेंट अपने साथ लेकर के आई, यानी इसने जो ये बिछाव पैदा किया है यहाँ पे, ये बिछाव अब यहाँ शिफ्ट हो रहा है, यानी अब ये शिफ्ट यहाँ हो गया है, फिर ये शिफ्ट कहाँ हुआ है, यहाँ हो गया है। तो ये जो रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन होगा ये बनाएगा आपका बांगर, ठीक है ना। और खादर कहाँ होगा, खादर इसके बीच में होगा, विद इन फ्लड प्लेन। ये आपका जो नवीन मिट्टी है ये खादर है। तो एल्यूवियल सोइल आपको दो टाइप या दो फॉर्म में देखने को मिलेगी। पहला फॉर्म आपको देखने को मिलेगा बांगर के रूप में जो कि बाहर की तरफ होगा, और दूसरा देखने को मिलेगा खादर के रूप में जो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। ओल्डर एल्यूवियल एंड न्यूअर एल्यूवियल। इंपॉर्टेंस मेजर एग्रीकल्चर बेल्ट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर। आप देखिएगा जैसे ही गंगा यमुना उत्तराखंड से निकल करके ऋषिकेश के बाद जब वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो पूरा आपका हरियाणा के जस्ट साथ लगती हुई यमुना बहती है। फिर आप गंगा का देखिएगा, पूरा यूपी यानी जो वेस्ट पार्ट है यूपी का, पूरा उत्तर प्रदेश, फिर ईस्ट पार्ट से होते हुए फिर बिहार है ना, पश्चिम बंगाल, ये वो रीजन है जो डायरेक्ट इन नदियों के किनारे आते हैं। यानी यहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर, स्पोर्ट इंटेंसिव, बिकॉज आपकी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है इस रीजन में, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो दूसरा आपका एक मेजर एग्रीकल्चरल बेल्ट आपको देखने को मिलेगा इस रीजन में। अगला है नेक्स्ट इज ब्लैक सोइल। ब्लैक को हम रेगुर सोइल भी कहते हैं, इसे रेंगती हुई मृत्यु या रेंगती हुई मिट्टी भी कहते हैं। फाउंड इन डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र। सबसे हाईएस्ट परसेंट कहाँ है इसका, महाराष्ट्र में। गुजरात, मध्य प्रदेश। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्ले टेक्सचर होता है, हाई वाटर रिटेंशन, रिच इन कैल्शियम, कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम, ठीक है ना। थोड़ा सा आप देखिएगा ये चिपचिपा आकार का मतलब मिट्टी होता है, ज़्यादा आप इंटेंसिव खेती भी नहीं कर सकते उसमें। आइडियल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। आल्सो स्पोर्ट क्रॉप्स लाइक सरगम एंड ग्राउंडन, ठीक है ना। नेक्स्ट इज रेड सोइल डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। कहाँ है आपका रेड सोइल ज़्यादा मिलती है, तो आपकी तमिलनाडु में देखने को मिलती है, कर्नाटका, आंध्रा एंड ओडिशा। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो आपका रेडिश कलर ड्यू टू इट्स आयरन ऑक्साइड। रेड में जो रेडिश कलर है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में पोरस होता है, लेस फर्टाइल देन एल्यूवियल सोइल, लेस फर्टाइल होती है किसकी अपेक्षा में, एल्यूवियल सोइल की अपेक्षा में, ठीक है। क्रॉप्स में मिलेट्स, पल्सिस, ठीक है ना, आपका ग्रोअंडन एंड राइस, ठीक है। रिक्वायर फर्टिलाइजर इनपुट्स फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, क्योंकि आपको रेड सोइल को प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए या उससे एक बेहतर उत्पादक मिट्टी बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक फर्टिलाइजर इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इस क्षेत्र की जो खेती है या इस क्षेत्र के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको इंटेंसिफाई कर सके। लेटराइट सोइल डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड इन एरिया विद अ हाई रेनफॉल। किसके साथ मिलता है ये, हाई रेनफॉल के साथ मिलता है। कौन से रीजन में मिलता है ये, हाई रेनफॉल वाले रीजन में, हाई रेनफॉल। अब हाई रेनफॉल कहाँ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट, फिर आपका ईस्टर्न घाट, फिर आपका पूर्वोत्तर यानी ईस्टर्न रीजन एरिया। ईस्टर्न में आपका आता है मेघालय। तो इस रीजन में आपको देखने को मिलती है लेटराइट सोइल, जहां पर हाई रेनफॉल जो है जो एरिया कंज्यूम करता है। रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलिटी,
क्योंकि भाई अगर लगातार बरसात हो रही है तो जो न्यूट्रिएंट्स है या पोषक तत्व जो होगा उनका बहाव होगा, पोषकताओं का बहाव आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से ये पुअर होता है ऑर्गेनिक मैटर में एंड फर्टिलिटी में। क्रॉप्स में टी, कॉफ़ी, कैसवो एंड रबर, ये क्या है आपके टी कॉफ़ी के लिए लेटराइट बहुत बहुत फेमस है, ध्यान रखने का। इसीलिए आप देखिएगा आंध्रा कर्नाटका में आप देखेंगे तो कॉफ़ी गार्डन, और जो आपका मेघालय का रीजन है, आसाम का रीजन है, वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपका टी गार्डन आपको देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंस फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ब्रिक मेकिंग के लिए भी ये लेटराइट सोइल जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। एरिड सोइल, एरिड सोइल का सिंपल मतलब जिसे हम कहते हैं मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा यानी डेजर्ट सोइल। डेफिनेशन इसकी बात करें तो फाउंड इन राजस्थान, गुजरात, पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। थोड़ा हमारे इंडिया के लिए अब ये चैलेंजेस है। क्या है ये? चैलेंजेस में आ रहा है। चैलेंजेस में इसलिए आ रहा है क्योंकि लगातार जो एरिड सोइल का एरिया है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगला है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, सैंडी टेक्सचर, लो ऑर्गेनिक मैटर और पुअर इन नाइट्रोजन सलाइन, ठीक है ना। तो आपका सैंडी टेक्सचर होता है इसका, थोड़ा सा आप देखने कई बार देखा होगा तो आपको बहुत बड़ा आकार का मिट्टी देखने को मिलता है, और थोड़ा मोटाई भी होता है कणों में। लो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है ना, लो ऑर्गेनिक मैटर है। पुअर इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में क्या होगा, ये थोड़ा पुअर होगा। क्रॉप्स सुटेबल फॉर ड्रफ्ट रेजिस्टेंस क्रॉप लाइक मिलेट, बार्ले एंड स्पोर्ट्स इरिगेशन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। चैलेंजेस में हाई सैलिनिटी, लो वाटर रिटेंशन। कौन सी रिवर होगा? हाई सैलिनिटी देखने को मिलेगी आपको, और जो कि भाई वहाँ पर हाई सैलिनिटी का बेसिक रीज़न ये भी है क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है ना, वाष्पोत्सर्जन। आप समझिएगा यहाँ पर क्या है, इवेपोरेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा, और इवेपोरेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी सैलिनिटी को बढ़ा देता है। तो इस वजह से जो डेजर्ट सोइल होगा उसमें आपको सैलिनिटी क्या है, हाई देखने के लिए, और वाटर रिटेंशन जो होगा वो कम देखने को मिलेगा, ठीक है। फॉरेस्ट सोइल, फॉरेस्ट इन द हिमालय रीजन, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड पार्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है ना। जो ओडिशा का रीजन है जहाँ पर आपके जंगल पाए जाते हैं, उन एरिया में ये देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक मैटर में रिच होता है, सीधी सी बात है। फॉरेस्ट सोइल है तो आपकी वो ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगी, रिच होगी, बट वेरीज इन फर्टिलिटी ड्यू टू स्लोप एंड टेरेन। अब स्लोप और टेरेन से इसमें क्या है, आपको कुछ वेरीज देखने को मिलेगी फर्टिलिटी में, उत्पादकता में, ठीक है। क्रॉप्स में एप्पल्स, टी एंड स्पाइसेस इन हिली एरियाज में, एप्पल्स है, टी एंड स्पाइसेस है। चैलेंजेस में सोइल इरोजन ड्यू टू स्टीप स्लोप एंड डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन और स्टीप स्लोप की वजह से जो फॉरेस्ट सोइल है वो उसके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं। ये हमारे इंडिया का पार्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है। इसमें आप देखिएगा एलिवल सोइल जो है यानी कि जो आपका जलोढ़ मृदा है उसका हिस्सा 22.16% है ना, या 22.16% है। इसके बाद आप इससे पहले आप देखिएगा ब्लैक सोइल कितना 29 यानी अप्रोक्स 30% ब्लैक सोइल देखने को मिलेगा। फिर आपका रेड सोइल 28%, रेड सोइल के बाद आता है आपका एलिवल सोइल 22%। ओके, पहले ब्लैक सोइल है, फिर आपका रेड सोइल है, फिर आपका एल्यूवल सोइल है। ओके, इसके बाद में आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेन, फॉरेस्ट एंड माउंटेन 8%, लगभग 8%। फिर आपका एरिड एंड डेजर्ट सोइल 6.13%। फिर आपका लेटराइट सोइल 2.62%। फिर आपका पीटी एंड मेर्सी सोइल 2.17%, और लास्ट में सेलाइन एंड अल्काइन सोइल 1.29%। इसमें आप थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा इस चीज़ को दोबारा से। सबसे ज़्यादा आपको जो देखने को मिलेगा वो है ब्लैक सोइल, उसके बाद आता है आपका रेड सोइल,
ये 29% है, 29.6% है, ये 28% है। इसके बाद में आता है एल्यूवल सोइल, एल्यूवल सोइल 22% है। फिर आपका आता है फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोइल, कितना परसेंट है ये? 22% है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसकी रैंकिंग या आप याद रखिएगा, या इसका जो फिनोमेना किस वे में बढ़ रहा है इसको आप थोड़ा देखिएगा। सोइल कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस है ना, मृदा का संरक्षण की जो प्रैक्टिसेस है वो, नीड फॉर कंजर्वेशन, प्रिवेंट सोइल डिग्रेडेशन ड्यू टू इरोजन, सैलिनिटी एंड डेजर्टिफिकेशन। देखिए इरोजन और जो आपका एक और आप देखिएगा, इरोजन जो है वो हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा ख़त्म कर रहा है। बहुत ज़्यादा ख़त्म करने का मतलब आप समझिएगा कि अब ये जो आपका डिग्रेडेशन है ये हमारा एक मेजर अर्थ चैलेंज बना हुआ है, एक मेजर अर्थ चैलेंज बना हुआ है। ठीक है ना। मेथड ऑफ कंजर्वेशन में, मेथड में आपका कंटूर प्लोविंग, कंटूर प्लोविंग में क्या होता है? रिड्यूस रन ऑफ ऑन स्लोप, ऐसे ऐसे आप देखिएगा, ऐसे ऐसे करा देते हैं, इससे जो पानी का बहाव है वो कम हो जाता है। ठीक है ना। टेरेन फार्मिंग, प्रिवेंट इरोजन इन हिली एरिया, एफोरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्री टू प्रिवेंट इरोजन, क्रॉप रोटेशन, मेंटेन सोइल फर्टिलिटी, चेक डैम्स हेल्प इन कंट्रोलिंग द रन ऑफ एंड प्रिवेंटिंग इरोजन्स। ठीक है ना, वो प्रिवेंट कर रहा है किसको? इरोजन्स को, एरिया को। ठीक है ना। तो आप समझिएगा मेथड क्या है कंजर्वेशन के? काउंटर प्लगिंग, टेरेन, एफोरेस्टेशन, क्रॉप रोटेशन एंड चेक डैम्स। सोइल डिग्रेडेशन चैलेंज, सोइल इरोजन caused by water and wind, especially in the mountain and arid region. Salinity and alkalinity irrigation practices leading to the waterlogging and salinization, especially in the arid soils. ठीक है। अगला है desertification, over use of land in arid region leading to loss of fertility, and human impact, deforestation, mining and ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूट टू द डिग्रेडेशन। आपको देखने को मिलेगा सोइल डिग्रेडेशन चैलेंजेस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सोइल इरोजन। हमने पहले बताया कि मृदा का अपरदन तो है, वो मृदा को समाप्त करने का आज के समय एक सबसे बड़ी चुनौती पेश करता है। सैलिनिटी और अल्केनिटी, क्योंकि इरिगेशन प्रैक्टिसेस हमारी कुछ ऐसी हो चुकी है। डेजर्टिफिकेशन, हमने लैंड को ओवर यूज किया है, उससे क्या हो रहा है? डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। आप देखिएगा हरियाणा का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, महेंद्रगढ़ तक आप चले आइएगा, पूरा डेजर्टिफिकेशन के अंदर जा रहा है। ठीक है, इवन दिल्ली तक का एरिया भी। ह्यूमन इम्पैक्ट में डिफोरेस्टेशन, माइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कंट्रीब्यूटिंग टू द डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सोइल फॉर एग्रीकल्चर, भाई सिंपल सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन होगा तो फूड सिक्योरिटी होगा, फूड सिक्योरिटी होगा तो ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेन करेगा, और सस्टेन ह्यूमन सिविलाइजेशन सस्टेन तभी तो दोबारा से फिर प्रोडक्शन का मूवमेंट चलेगा। तो एल्यूवल सोइल एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट राइस, वीट एंड शुगर केन प्रोडक्शन के लिए, और इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एल्यूवल सोइल। ब्लैक सोइल है, आइडियल फॉर द कॉटन, पल्सिस एंड सरगम, सपोर्ट टू द कॉटन इंडस्ट्री। ब्लैक सोइल, अधिकतर जो ब्लैक सोइल से रिलेटेड कॉटन इंडस्ट्री जो है वो आपको साउथ या पेनिनसुलर इंडिया में देखने को मिलेगी। रेड एंड लेटराइट सोइल, सपोर्ट ड्राईलैंड फार्मिंग एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ठीक है ना, रेड और लेटराइट सोइल। एड सोइल में विद इन इरीगेशन, सपोर्ट टू द कल्टीवेशन ड्रफ रेजिस्टेंट क्रॉप्स। अभी बहुत सी हमने जो है वो मृदा या उष्णता को देखते हुए, मृदा की उष्णता को देखते हुए हम कुछ ऐसे इरिगेशन प्लांट्स कर रहे हैं, या कुछ कल्टीवेशन ऐसे हम ड्रफ्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स की तैयार कर रहे हैं, ताकि हम इन क्षेत्रों में भी पैदावार कर सके। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस देखिएगा, ये आज के समय में जो मृदा को बचाने का क्रम है उसमें जो सस्टेनेबल लैंड प्रैक्टिसेस है वो सबसे ज़्यादा चलती आ रही है। उसमें आपका पहला है ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करता है, यूजिंग द नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन सोइल हेल्थ। सोइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप रोटेशन को अपनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि आपका जो उर्वरकों का प्रयोग है वो बहुत कम होता है या न के बराबर होता है। सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स टू प्रिवेंट न्यूट्रिएंट डिप्लीटेशन, यानी कि सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कि वो प्रैक्टिसेस करके जिससे बैलेंस्ड इरिगेशन जैसे कि हम कर सके। इरिगेशन मैनेजमेंट में एफिशिएंट वाटर यूज टू प्रिवेंट सैलिनाइजेशन ऑफ सोइल एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये सब जो है वो मृदा अपरदन की रोकथाम करने के लिए है और सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए। नाउ कर रिकेप द डिफरेंट टाइप सोइल, हमने इन चीज़ों को देखा है। अब देखिएगा हमने अपनी क्लास के फॉर्म में सोइल्स का डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजर्वेशन स्कीम्स देखा है। टाइप्स में हमने देखा कि डिफरेंट टाइप्स से कि हमने एलिबल सोइल है, ब्लैक सोइल है, फिर आपका रेड एंड लेटराइट सोइल है, फिर हमने आपका देखा फॉरेस्ट एरिया में आपका माउंटेन सोइल है, ठीक है ना। इसके बाद हमने इसी रीजन के अंदर देखा कि ये जो सोइल है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है ना, किसमें कब और कहां जाता है। प्लस हमने देखा इसमें इसका एप्लीकेशन मेथड क्या है, इसके लिए एप्लीकेशन मेथड क्या है, कहां पर कौन कौन सी चीजें उपयोगी है, ठीक है ना। उपयोगी है तो वो किस तरह से है, डिस्ट्रीब्यूशन उसका हमने देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है नहीं है, मैग्नीशियम की मात्रा है या नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल्स में जो न्यूट्रिशन जो प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं वो है या नहीं है। और फिर हमने लास्ट में कंजर्वेशन की स्कीम्स देखा कि जो इसे कंजर्व करने के लिए खास करके जो सोइल इरोजन है उसे कंजर्व करने के लिए कौन कौन से गवर्नमेंट के ऐसे प्लान्स हैं जो यूज हो सकते हैं। इसके अंदर हमने डिफरेंट वेज में, यानी कि सोइल का फॉर्मेशन कैसे हो, जैसे हमने बताया इसका अपर मोस्ट लेयर होता है ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंस क्या है। देखिएगा मिट्टी बनने के 3 मेजर आपके इन्फ्लुएंस फैक्टर है, उसमें पहला फैक्टर आपका रहेगा हमेशा पेरेंट रॉक, जैसी रॉक होगी वैसा ही मिट्टी होगा। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ी मिट्टी है, मृदा ये आपका नदियों के क्षेत्रों में नदियों के प्रकार की एलुवल मिट्टी देखने को मिलेगी, दक्कन में दक्कनी प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी, घाट पर आपको अलग प्रकार की मिट्टी देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ उसकी और बिकॉज ऑफ आपका पेरेंट रॉक कैसा है, पेरेंट रॉक कैसा है। फिर दूसरा सबसे बड़ा फर्क पड़ता है क्लाइमेट का, वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, जैसी क्लाइमेट होगी वैसे ही वहाँ का मिट्टी का स्ट्रक्चर बनेगा। देन आपका है टाइम और वेजिटेशन। वेजिटेशन जो है वो एक मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर हो सकता है, और टाइम, पेरेंट रॉक और क्लाइमेट ये सब क्या है, किसी भी स्थान पर मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है या निर्माण है उसमें क्या करता है, ये एक कंट्रोलिंग फैक्टर की तरह काम करता है। मिट्टी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मिट्टी बचेगा तभी तो हमने आपको बताया था प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तभी आपका सोसाइटी जो है वो सर्व करेगी। तो आज की क्लास में हमने सोइल और सोइल से रिलेटेड जितने भी डायमेंशंस थे उनको स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, उस क्लास में हम कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के साथ साथ में नेचुरल रिसोर्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया में है वो पाए जाते हैं, इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण खाद्यान्न या माइन है जिससे हम नेचुरल रिसोर्स को जो है
उन्हें बाहर निकालते हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज के जो एप्लीकेशंस मेथड है वो कैसे हो सकते हैं, जैसे एनर्जी सोर्सेज हैं हमारे सामने, है ना। इसके अलावा हमारे पास रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो हम इन सबको स्टडी करेंगे नेक्स्ट में जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को देखेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी इस क्लास में हमने जो सोइल का क्लासिफिकेशन किया है वो आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सोइल क्लासिफिकेशन में आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो या तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछते हैं और नहीं तो उसका इम्पोर्टेंस पूछते हैं, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आ जाता है, इसी में आ जाता है आपका एरिया, कि वो कौन से एरिया में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, और इम्पोर्टेंस में पूछता है कि कौन सी मिट्टी या कैसी मिट्टी जो है वो किस क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए। थैंक यू।